हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इंग्लिश में कहावत है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यानी कि आप इतना भी मत काट लो जिससे आप चबा ही ना पाओ। तो हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि चाइना ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसमें ये फॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब चाइना कैसे एक्शन लेगा अराउंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, इस लॉ में ये कह दिया गया है कि अब चाइनीज सोल्जर वेपन भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि असॉल्ट राइफल्स, एज वेल एज उसको चला भी सकते हैं अगर कंडीशन आ गई तो क्या इसके पहले इनको अलाउ नहीं किया गया था? देखिए, 1993 और 1996 में दो एग्रीमेंट हुए थे बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट। उसमें ये तय किया गया था कि हम कैसे ट्रांसग्रेशन यानी कि घुसपैठ को कम करेंगे, और स्कर्मिशेस यानी कि किसी भी तरह की गोलीबारी या झड़प ना हो उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था कि अगर सपोज कीजिए कोई दोनों आर्मीज के डिवीज़न आमने सामने आ जाती हैं तो हम उसे कैसे निपटेंगे। तो इसी से रिलेटेड चाइना ने इस लॉ को पारित किया है। अच्छा, जो लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ हमारी लगती है, देखिए पाकिस्तान की तरफ तो एलओसी लगती है, लेकिन चाइना की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है। इसी लाइन को हम मैकमेहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, चाइना ने इसमें एक बात और कही है कि अब वो सिविलियंस जो कि फॉरवर्ड एरियाज में रहते हैं, यानी कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रहते हैं, यानी कि तिब्बतन लोग, उनका पीएलए की मदद करना मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए, यही अंतर है चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी फोर्स नहीं किया लद्दाखीज़ को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, कि आपको मदद करना ज़रूरी है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक लॉ पारित किया और लॉ के हिसाब से उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि हमें आपको हेल्प करना ही पड़ेगा। देखिए, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या पहले वहाँ के विलेजर्स हेल्प नहीं करते थे? क्या पहले तिब्बतन लोग हेल्प नहीं करते थे? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे। देखिए, तिब्बतन लोग आज भी बहुत ज़्यादा अलाइंड है टुवर्ड्स दलाई लामा, और उन्हें पता है कि किस तरह से 1959 में चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया था बाय फोर्स। तो तिब्बतन लोग आज भी बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं और चाइनीज़ पीएलए की उतनी मदद नहीं करते हैं जितनी चाइनीज़ पीएलए को चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाइनीज़ पीएलए कुछ कर नहीं पा रही है। पीएलए जब मैं शब्द यूज़ करता हूँ उसका मतलब है पीपल लिबरेशन आर्मी। बेसिकली उनकी आर्मी को पीएलए ही कहते हैं। तो पीएलए इस समय तिब्बत के प्लेटो में कुछ उतना अच्छा कर नहीं पा रही है एज़ कम्पेयर टू इंडियन आर्मी। तो ये लॉ इसीलिए लाया गया है ताकि पीएलए की थोड़ी सी मदद हो। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे इसे कंडम किया है और एक चेतावनी भी दी है कि ऐसे लॉ का खामियाजा अंत में चाइना को ही भुगतना पड़ेगा, चाइना को ही रिपरकशन झेलने पड़ेंगे। पर अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि चाइना ही क्यों हर देश को बुली करता है? कभी म्यांमार इंडिया को क्यों नहीं करता, कभी नेपाल क्यों नहीं करता? पाकिस्तान तो खैर उनका पिट्ठू है, लेकिन बाकी सब तो इस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से चाइना करता है। तो उसका रीज़न है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म अपने आप में एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। अगर आपको कम्युनिज्म में रहना है तो आपको एक्सपेंशन करते रहना पड़ेगा। आप रशिया के केस में देख सकते हैं, रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया और यूरोप के कई पार्ट को रशिया क्लेम करता है। तो कम्युनिज्म एक्सपेंशनिज्म को हमेशा प्रमोट करता ही रहेगा। देखिए, मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि चाइना इस बॉर्डर लॉ से कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो इंडियन आर्मी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं जीत। अभी लास्ट मंथ की ही न्यूज़ है जिसमें चाइना का वेस्टर्न थिएटर और इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर में जो चाइनीज़ जनरल डिप्लॉयड थे, जनरल जैंग जुडोंग, उनकी हार्श विंटर से मौत हो गई थी। यानी कि वो इतना ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर तो 21-21 हज़ार फुट तक डिप्लॉयड है, पर वो 17,000 टू 18,000 फुट पे तिब्बतन प्लेटो पड़ता है, वो उसको भी नहीं सह पा रहे हैं। तो अगर एक जनरल की ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हैं उनके सोल्जर का क्या हाल हो रहा होगा। फिर उनकी जगह पे दूसरे जनरल को भेजा गया, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है और इस समय तीसरे जनरल को भेजा गया है। तो आप देख पा रहे हैं उनका फिटनेस लेवल किस हद तक कम है। तो चाइना बॉर्डर पे तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना चाहता ही है कि इंडियन आर्मी और इंडिया की सारी फोर्सेस नॉर्दर्न सेक्टर में ही डिप्लॉयड रहें। उससे होगा क्या कि चाइना जो सदर्न सेक्टर यानी कि इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक में जो भी करना चाहता है वो बड़े आराम से कर सके। चाइना म्यांमार में जो भी करना चाह रहा है वो कर ले रहा है। चाइना श्रीलंका में जैसा भी पोर्ट बनाना चाह रहा है वो बना ले रहा है। तो उससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट को अभी ध्यान देना किधर पड़ेगा? सदर्न सेक्टर में। हमारी अगली न्यूज़ भी चाइना से रिलेटेड है।
अडानी टू मीट गोटाबाया इन कोलंबो। तो आप सोच रहे होंगे ये इसमें कोलंबो का नाम है यानी कि श्रीलंका, तो चाइना कहाँ से आ गया? देखिए अभी मैं आगे आगे इसमें समझाऊंगा क्या हुआ था। फिलहाल आप ये जानिए कि गौतम अडानी जो कि चेयरमैन है ऑफ द अडानी ग्रुप, इन्होंने इन्वेस्ट किया है इन द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ द श्रीलंकन पोर्ट। अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करेगा श्रीलंका में और पोर्ट बना के देगा विद द मॉडल ऑफ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि अडानी ग्रुप बनाएगा, कुछ साल के लिए ऑपरेट करेगा जब तक उनका रेवेन्यू पूरा निकल नहीं आता, और उसके बाद ट्रांसफर कर देगा टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। चाइना की तरह नहीं कि हनमन टोटा के लिए लोन दिया, चाइनीज कंपनी और चाइनीज लेबर से ही काम करवाया, और फिर उसके बाद जब लोन नहीं चुका पाया श्रीलंका तो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। तो उस तरह का मॉडल इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी। अच्छा देखिए हुआ ये था 2019 में कि जापान और इंडिया दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कि दोनों लोग मिलकर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाए बनेगा। देखिए जो गौतम अडानी जी हैं वो तो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में बना रहे हैं ना, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को बना रहे हैं, लेकिन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये तीनों लोग बैठे और आपस में ये तय हुआ कि एक कंटेनर टर्मिनल बनाएंगे जो कि ईस्ट डायरेक्शन में होगा ऑफ द कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? श्रीलंका के वेस्टर्न साइड पे। बट अंडर द चाइनीज इन्फ्लुएंस उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने इसे कैंसिल कर दिया। देखिए उस समय इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत फ्यूरियस थी, बहुत गुस्सा किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये भी कहा था कि इसके रिपरकशन श्रीलंका को एक ना एक दिन झेलने ही पड़ेंगे, और वो भी वही रहा है। आज श्रीलंका कैश ट्रैप्ड हो चुका है, वहाँ पे फ्यूल इमरजेंसी लगा दी गई है, उनके पास पैसे ही नहीं है तेल खरीदने के लिए। पर हमारी मजबूरी ये भी है कि अगर हम श्रीलंका को उसके हाल पे छोड़ देंगे तो चाइना उसे कैप्चर कर लेगा, चाइना एक कॉलोनी बना लेगा हम। और अब तो चाइना ने एक कोलंबो पोर्ट सिटी भी बनाने की सोचा जिसमें सिर्फ और सिर्फ चाइनीज सिटीजन ही रहेंगे, और वहाँ की करेंसी सिर्फ और सिर्फ युआन होगी, यानी कि चाइनीज करेंसी। तो उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना था। देखिए चाइनीज फॉरेन पॉलिसी स्पाइनलेस है, वो अच्छा बुरा ये सब चीज़ में नहीं, पर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी मॉरलिटी है। तो उस हिसाब से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने $500 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया है। ये एक तरह का लाइन ऑफ क्रेडिट होगा टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका को तेल खरीदने की अनुमति दी गई है फ्रॉम द इंडियन कंपनीज, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस की रिफाइनरीज है। उससे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका को देगी उसी पैसे से श्रीलंका रिलायंस की ही कंपनी से तेल खरीदेगी। तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, हम एक हाथ से पैसा दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसा हमारे पास वापस आ जा रहा है। लेकिन अगर अगर हम ऐसा ना करते तो इस समय श्रीलंका बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और कल को वो कुछ ऐसा लॉ पारित कर लेते अपनी गवर्नमेंट में जो चाइना के फेवर में होता, तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी इशू हो जाए। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नीदरलैंड से रिलेटेड है। नीदरलैंड इज कीन टू डिप्लॉइंग अ नेवल लाइसन ऑफिसर इन द IFC-IOR, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लाइसन ऑफिसर क्या होता है। लाइसन ऑफिसर इज समवन हु विल ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्रीज गवर्नमेंट विल रिप्रेजेंट टू द होस्ट कंट्री, जो कि इस केस में इंडिया है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को बनाया गया था 2008 में, जब हम पर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उस समय ये महसूस हुआ कि मैरी टाइम डोमेन में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं प्रॉपर मिल पाती कि कौन सी कमर्शियल शिप है, कौन सी नेवी की शिप है, क्योंकि शिप साइज़ में बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती हैं। कसाब जो कि टेररिस्ट अटैक में पकड़ा गया था, जब उसने बताया, उसका बयान लिया गया, तो उसने यही बताया था कि जिस शिप से वो लोग आए थे वो बहुत छोटी थी। तो ऐसी शिप को पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको काउंटर करने के लिए 2008 में एक आइडिया आया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि इंडियन नेवी विद द हेल्प ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड और BEL, ये तीनों मिलके एक फ्यूज़न सेंटर, डेटा फ्यूज़न सेंटर को बनाएंगे, जिसमें कि हमारी जो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो हमारी जो कोस्ट लाइन है उस पर ढेर सारे रेडार्स को फिट कर दिया जाएगा, एंड दे विल बी इंटरकनेक्टेड। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी भी रेडार से हमें मिलेगी, हम उसे एक डेटा सेंटर में भेज सकते हैं और उसको उससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसके आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में।
और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो सिर्फ टेररिज्म तक सीमित नहीं है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे भी हमें सबसे पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसी कोई घटना हुई है। तो उससे रिलेटेड एक लाइसन ऑफिसर नीदरलैंड डिप्लॉय करेगा इन दिस फ्यूजन सेंटर। देखिए, इससे एक फ़ायदा हमें ये मिलता है, होस्ट कंट्री जो कि इंडिया है इस केस में, उसे ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी पहली बात तो जो फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन रिलेशंस है वो अच्छे होते हैं। और इंडिया अपने आप को इंडियन ओशियन में एक तरह का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी प्रूव कर सकता है विथ सच स्टेप्स। देखिए, वर्ल्ड का जो मैक्सिमम कार्गो है, मोर देन 50 to 60% कार्गो वो इंडियन ओशियन से ही होके गुजरता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसे ट्रैक करते रहें। और इसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट है कि नेदरलैंड ने ये भी कह रखा है कि वो फ्यूचर दे आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है? इट्स अ नेवल एक्सरसाइज एंड आई शुड से द बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द फोर कंट्रीज। सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है चार कंट्री में, जो कि है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। सारी क्वाड कंट्री के बीच में एक तरह की मैनी टाइम एक्सरसाइज होती है। तो इससे चाइना को भी एक मैसेज जाता है कि हमारे साथ बहुत सारे एलाइज भी अब आके जुड़ रहे हैं। तो चाइना कल को अगर अपनी सबमरीन को इंडियन ओशन रीजन या पैसिफिक में कभी डिप्लॉय करता है तो वो एक पल को सोचेगा कि हम किसके अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं।